हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज पैरेलल प्लेट का एडवांटेज। ठीक है, फिर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक का यूज हम क्यों करते हैं उसके बारे में। सो बिफोर मूव टू दिस वीडियो, हम याद करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, दो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। एक है स्फीयरिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, और दूसरी चीज की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या है, अलॉन्ग विद द कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज या फिर पैरेलल। ठीक है, तो हमने याद करते हैं और एक लेक्चर पीछे रिवाइंड करो कि एक लेक्चर पहले हमने क्या सीखा था कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में दो ड्रॉबैक थे। कौन से दो ड्रॉबैक थे? तो पहला ड्रॉबैक था बच्चों की उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बाउंडेड नहीं होती इन द सेंस क्या कि सपोज मैंने कोई कैपेसिटर बनाया बच्चों, ठीक है, सपोज मैंने कोई ये कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी, तो सपोज मैंने इसके ऊपर प्लस चार्ज रख दिए सारे, ठीक है, तो ये सारे के सारे प्लस चार्ज क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को बाहर के साइड में फेंकेंगे। ठीक है, सो ये जो भी एनर्जी है वो एनर्जी बाउंडेड नहीं है। ठीक है, सो ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? तो हमने देखा था कि एक फैराडे अगर मुझे कैपेसिटेंस पैदा करना है या फिर एक फैराडे कैपेसिटेंस मुझे अगर कैपेसिटर का चाहिए, तो मुझे स्फेरिकल प्लेट की रेडियस कितनी लेनी पड़ती थी? अर्थ से 1500 टाइम्स ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो दैट इज नियर अबाउट 9 × 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर। सो इतनी बड़ी 10⁻10 मीटर, सो इतनी बड़ी रेडियस लेने के बावजूद भी हम बड़ा कैपेसिटर बना नहीं पाते थे। सो बिकॉज ऑफ दैट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी यूज करेंगे। चलो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, तो चीजों को समझो। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहली चीज तो बनाते किस तरीके से। सो व्हाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो इसका पहला रीजन है कि जो एनर्जी होती है, जो भी सारी एनर्जी होती है वो एनर्जी इज बाउंडेड। ठीक है, सो जो भी एनर्जी होगी वो भी बाउंडेड होगी, और जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस इज मोर कंपेयर टू स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसकी वजह से ही हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करते हैं। चलो, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसे, मतलब वो होना कैसे चाहिए या फिर उसको बनाएंगे किस तरीके से, तो चीजों को समझो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उसकी दो प्लेट बहुत ही पास में रहे। दो प्लेट पास में रहने से फायदा क्या होगा बच्चों? तो एक चीज को समझो कि सपोज दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, ये सारी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये सारी की सारी नेगेटिव प्लेट। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट बन सकती है क्या कोई भी प्लेट? नहीं। तो ये किस तरीके से बनेगी? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस तरीके से बनेगी और नेगेटिव इस तरीके से बनेगी। तो जाहिर सी बात है यार, दो प्लेट मैंने ली, उसके साथ मैंने इनिशियली क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी। तो इनिशियली अगर मैं बैटरी जोड़ूंगा तो क्या होगा? करंट चलेगा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे, तो सारे के सारे यहाँ जमा हो जाएंगे और यहाँ पे से खाली हो जाएंगे, दैट्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई बच्चा। ठीक है, अभी देखो, इस चीज को समझो कि मैंने इन दोनों के बीच में गैप क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि रीजन होता है ना, मैं दोनों प्लेट चिपका भी सकता था। तो अगर दोनों प्लेट में चिपका देता बच्चों, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों की इफेक्ट क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, हमारा कैपेसिटर बनता नहीं बनता। सेकंड केस लेते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट के पास दूसरी पॉजिटिव प्लेट लाता हूं, या फिर एक नेगेटिव प्लेट के पास दूसरी नेगेटिव प्लेट लाता हूं, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ रिपल्शन फोर्स ये इसको फेंक देगा। तो हमने क्या किया कि सुटेबल कंडीशन हो, दैट्स वाई हमने एक प्लस प्लेट ली, एक माइनस प्लेट ली, और दोनों के बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस रख दिया, दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया? कम रख दिया। तो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि अगर मुझे पैरेलल प्लेट बनानी है बच्चा, तो दो कंडीशंस है। कि पहली कंडीशन ये है कि जो भी प्लेट हम ले उसका एरिया जो होना चाहिए वो एरिया सेम होना चाहिए।
ठीक है। फिर इन दोनों प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज भी क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये अभी समझते हैं। अगर अनइक्वल होगा तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे। और थर्ड केस, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स आर वेरी स्मॉल। अगर आप ये तीन चीजों को फुलफिल कर पाते हो तो ही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, बिकॉज एनर्जी इसमें जो मिलती है मुझे वो बाउंडेड मिलती है और कैपेसिटेंस भी इसका ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के कंपेयर में। सो आई होप आपको ये समझा होगा। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके कैपेसिटेंस की कि इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। जी चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हुए दो चीजों को बहुत ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि आपको ये जो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस लेना है कंपैरेटिव प्लेट से बहुत पास में लेना है। दैट मीन्स क्या कि कंडीशन याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तब भी बनेगा जब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये बहुत छोटा होगा, किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में। तो किस तरीके से बच्चों इमेजिन करो कि सपोज दो प्लेट है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने छोटा सा कोई भी चीज इंसेक्ट डाल दो, जैसे कि मैंने कॉकरोच डाल दिया, ठीक है, और मैंने प्लेट ली है कुछ इतनी बड़ी, कॉकरोच तो बहुत बड़ा हो जाए, मच्छर डाल दो, चलो सपोज इतनी बड़ी प्लेट ली है और उसको मैंने बहुत पास में रख दिया, बहुत पास में रख दिया, और उसके बीच में मैंने मच्छर डाल दिया, तो वो मच्छर के लिए वो जो प्लेट्स होंगी वो प्लेट्स कैसी होंगी, बहुत बड़ी होगी, मतलब क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये प्लेट आपको कुछ उसी तरीके से लेनी है कि आइडियली इसको आप क्या समझ सको, इनफाइनाइट वाली समझ सको, स्पेलिंग थोड़ी सी, ठीक है, इनफाइनाइट वाली समझ सको। तो याद रखना कि ये डिस्टेंस इतना कम होना चाहिए, किसके कंपेयर में, एरिया के कंपेयर में। यहां पर मैंने बड़ा लिया है बिकॉज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलो अभी इसका मुझे कैपेसिटेंस ढूंढना है, तो इसका कैपेसिटेंस ढूंढना है तो कुछ सारी चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे कि ए क्या है, ए है बच्चा मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, तो यहाँ पे लिखूंगा ए इज द एरिया या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट। देन यहाँ पे क्या है, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डी क्या है, डी है दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, और एक डिफाइन कर लेते हैं एप्सिलॉन जीरो, यानी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, इसके अंदर हवा, ठीक है, या फिर एयर का मीडियम। चलो अभी समझो चीजों को बच्चे, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके अंदर की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इधर की साइड पे, फिर बात करेंगे इधर की साइड पे। ठीक है, अंदर के साइड पे देखो, पॉजिटिव प्लेट है, मेरे पेन को मार्कर को देखते रहना ध्यान से तो आपको समझ आएगा। पॉजिटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटर मोस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, आउटर मोस्ट, तो ये बाहर जाने वाले डायरेक्शन में होगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन बाहर, और अंदर वाले ये जो माइनस है, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। तो देखो इसके लिए सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, E2 है। दोनों का डायरेक्शन अंदर के लिए क्या है, सेम है, लेकिन बात करते हैं बाहर के डायरेक्शन के लिए। तो बाहर के डायरेक्शन के लिए देखो माइनस है तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ट, सो माइनस के लिए डायरेक्शन इनवर्ट, बट दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड। देख रहे हो दोनों कौन से डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। चलो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव, माइनस है तो डायरेक्शन इनवर्ड, बट दिस पॉजिटिव, इसकी वजह से आउटवर्ड। तो देखो कैपेसिटेंस के बाहर के डायरेक्शन में जो कैपेसिटर था मेरा, कैपेसिटर के बाहर के डायरेक्शन में, यानी कि कैपेसिटर के यहाँ पे और कैपेसिटर के इस साइड में, तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो रहा है, बट इन साइड में मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड के नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर। दैट मीन्स क्या, तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड
inside the capacitor कैपेसिटर के अंदर कितनी होगी, तो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। चलो अभी जैसे कि मैं आप जानते हो कि इस प्लेट को कैसे लेना है, इनफाइनाइट शीट की तरह लेना है। तो अगर मैं इनफाइनाइट शीट की तरह लूं तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, इनफाइनाइट चार्ज शीट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सिग्मा पर सिग्मा, 2 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी, इंटू डी। ठीक है, फिर Q, मेरे को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, Q अपॉन में V, सो Q अपॉन में V करने के लिए मेरे को ये सारी चीज यहाँ पे भेजनी पड़ेगी जो मैंने भेज दी। ठीक है, Q अपॉन में V इज नथिंग बट दैट इज कैपेसिटेंस, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। सो मैंने आपको जब ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, जिसका रह गया है वो सजेशन बॉक्स में जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, सो कैपेसिटेंस के जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंडेंट है, ना तो वो Q पे डिपेंडेंट है, ना तो वो V पे डिपेंडेंट है, बट वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, और दूसरा किस पे, मीडियम पे। तो देखो बच्चा, वही चीज मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी। देखो एप्सिलॉन A यानी एरिया, D यानी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और वो दोनों चीज क्या दिखाती है, डायमेंशन दिखाती है। और एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 मीडियम है, किसका, फ्री स्पेस का। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो, तो इसके ऊपर से अगर मैं डिराइव करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, C प्रोपोर्शनल टू A और C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। दैट मीन्स क्या, कि अगर आपको कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा चाहिए बच्चों, तो मुझे कुछ प्लेट्स ऐसी लेनी पड़ेगी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा हो और उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा और प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? आपने कैपेसिटर देखा है घर के अंदर, ठीक है, मैंने पढ़ा है तो आपने शायद कभी देखा भी होगा घर पे जाके उसके बाद। तो कैपेसिटर इतना सा होता है, आप सोचो उसके अंदर इतनी बड़ी प्लेट रखना पॉसिबल है? नहीं है। और फिर भी आपको 5 माइक्रोफेरेडे 7 माइक्रोफेरेडे जितना कैपेसिटेंस मिलता है, तो ऐसा तो उसमें क्या होता है जिसकी वजह से आप उसको अचीव कर पाते हो। तो वही चीज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बने रहो इस वीडियो के साथ, और अभी के लिए स्नैपशॉट ले लो, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्नैपशॉट ले लो। हाँ चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों लास्ट टाइम हमने कोरोना डिस्चार्ज के बारे में बात किया था, ठीक है, आयोनाइजेशन, लीकेज करंट, कुछ याद है वो फिनोमिनन? अगर याद नहीं है तो देखो एक नॉर्मल रिवाइज करते हैं कि सपोज हमने क्या पढ़ा था उसमें कि एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसके ऊपर मैं चार्ज बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। फिर चार्ज बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि मैं जब ज्यादा चार्ज बढ़ाता हूं तो ज्यादा बढ़ा हुआ चार्ज क्या करता है, बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स को प्लस और माइनस में डिवाइड कर देता है। और इसी प्लस माइनस जो डिवाइड होता है, ये प्लस माइनस डिवाइड होने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन, या फिर डिस्चार्ज ऑफ करंट। डिस्चार्ज ऑफ करंट हम इसकी वजह से कह सकते हैं इसको, कि जैसे मैं इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज बढ़ाता था, वो प्लस चार्ज मुझे यहाँ पे दिखता था, किसके तरह? तो आप ही देखो कि आयनाइजेशन हो गया, ये एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो गए, और इसमें का जो माइनस था ये प्लस की तरफ क्या हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, प्लस, और मैंने यहाँ पे भी कौन सा चार्ज डाला था, प्लस। तो जो प्लस मैं यहाँ पे डालता था वो प्लस मुझे यहाँ पे बाहर मिलता था, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता था, लीकेज होता था। ठीक है, सो इस प्रोसेस को कहते थे लीकेज ऑफ करंट। और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाता था, न्यूट्रल, तो जिसके वजह से चार्ज क्या हो जाता था, डिस्चार्ज। तो इसको हम कौन सी प्रोसेस कहते थे, डिस्चार्जिंग प्रोसेस, और इसको हम कौन सी प्रोसेस कहते थे, लीकेज प्रोसेस। याद आया कुछ? ठीक है, कुछ याद है इस तरीके से? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। लेकिन इस पूरे टर्म्स में क्या पढ़ता था, तो देखो आप ही, जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाते जाता था तो मेरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R, और E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R स्क्वायर। तो जैसे जैसे मैं चार्ज को बढ़ा रहा हूं, साथ साथ में मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है। बट इसकी वजह से हो क्या रहा था,
इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ रहा था, मुझे दिक्कत कुछ नहीं थी, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ने की वजह से वोल्टेज भी बढ़ रहा था। अभी बच्चों वोल्टेज अगर बढ़ता जाए, चार्ज बढ़ता जाए, वोल्टेज बढ़ता जाए, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या होता था, कम होता था। कैसे, आप ही इमेजिन करो, अगर मेरा चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, मैं किसी भी मटेरियल पे या किसी भी कंडक्टर पे कब तक चार्ज रख सकता हूं, जब तक उसकी आयनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती तब तक। ठीक है, सपोज मेरी एडप्ट करने की लिमिटेड टाइम, ठीक है, तो आप मुझ पे कितने चार्ज रख सकते हो, 10 ही चार्ज रख सकते हो। जैसे 11वां रखोगे, वो 11वां मुझे कहां मिलेगा, बाहर मिलेगा। अभी मुझे मेरा कैपेसिटेंस बढ़ाना है, या फिर मुझे मेरी चार्ज स्टोरेज करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिसके वजह से मेरा नेट चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए। और नेट चार्ज कम हो जाए, दैट मीन्स क्या, कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या हो जाए, कम हो जाएगी। क्योंकि क्यू कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ई भी कम हो जाएगा। समझ आ रहा हो? तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कम हो गया तो और मैं मेरे पास और मेरे ऊपर मैं और चार्ज ले सकता हूं। मतलब कैसे भी करके मैं, मेरे एडेप्टेबिलिटी 10 की है, तो मैं कैसे भी करके अपने चार्ज को 10 से कम करके और 5 पे कर लेके आऊं, तो उससे क्या होगा, और 5 पे लाने की वजह से मैं और ज्यादा 5 चार्ज खुद के ऊपर रख सकता हूं, और उसके वजह से मेरी एडेप्टेबिलिटी लिमिट क्या होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हो चीज को, क्लियर हो रहा है कुछ? तो देखो, तो अभी मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और उस कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। अभी मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल रखना है जिसकी वजह से ये जो इंटरनल पोर्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सो यही मेरा थीम है, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम करना। कैसे कम करूंगा, आप ही सोचो। तो मेरे पास मेटल्स है, मेटल्स या नॉन मेटल्स, दो चीजें होती है। सो मेटल्स को मैं रखूंगा तो जनरली मेटल्स सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर मेटल कंडक्टर है बच्चा, तो एक चीज मेरे को समझो, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट हो गई, ठीक है, ये सारी नेगेटिव प्लेट हो गई, सारी यानी ये प्लेट नेगेटिव हो गई, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लेने की वजह से ये कौन सा इनफाइनाइट, ये भी है, ये प्लेट को भी इनफाइनाइट समझो, ये प्लेट को भी इनफाइनाइट समझो। तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, चलो अभी सपोज कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैं किसी कंडक्टर को रखता हूं, किसको रखता हूं, कंडक्टर को रखता हूं। ठीक है, तो चलो ये रहा अपना सुंदर सा कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा +2 माइनस जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंडक्टर रखा, तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे सारे प्लस आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा बोला ना, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, 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 प्लस। देखो सारे माइनस प्लस के साथ अट्रैक्ट, सारे माइनस के साथ प्लस अट्रैक्ट। सो इसकी वजह से जो अंदर वाला पोर्शन है, ये इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, 0। ठीक है, मतलब सपोज ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इस डायरेक्शन में 50 है, इसके अंदर अगर मैं कंडक्टर रख दूंगा ना बच्चों, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कितना क्रिएट कर लेगा, 50। ये खासियत होती है मेटल की, आप जितना इधर से दोगे उतना वो अपोजिट साइड से क्रिएट कर ही लेता है मेटल, और उसके इनसाइड में 0 हो जाता है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, उसी के वजह से बच्चों कभी भी प्लेन में अगर बिजली हो ना, प्लेन के आजू बाजू बिजली चमक रही हो, ठीक है, लाइटनिंग हो रही हो, तो प्लेन में बैठे हुए, अंदर बैठे हुए लोगों को कभी भी झटका नहीं लगता, उस बिजली का इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि अगर किसी भी कंडक्टर को अगर आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, थीम याद रखना, मुझे क्या करना है, मेरा नेट चार्ज को कम करना है, या फिर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम करना है, कि जिसकी वजह से मैं अपने आप पे और चार्ज रख सकूं। अगर 0 कर दूंगा तो फिर से 0 से शुरुआत होगी, फिर और ताकत लगेगी। समझ रहे हो? अभी कंडक्टर की बात हो गई, ये था कंडक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि ये था कंडक्टर के लिए।
अब बात करते हैं इंसुलेटर के लिए। ठीक है, अगर इंसुलेटर को मैं यही इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखूंगा बच्चों, तो इंसुलेटर में कुछ इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेट होते हैं कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं होता। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं होता। इसका मतलब क्या? तो देखो, इसमें अगर मैंने 1000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर से लगाया है, तो इसके अंदर भी कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? 1000 न्यूटन पर कूलम, और ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट करके क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसमें बाहर से एक्सटर्नल डायरेक्शन में 1000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओ, तो इसके अंदर कुछ अप्रोक्सीमेटली 400 न्यूटन पर कूलम ही क्रिएट होगा, और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा? ई नेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो देखो, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है। बट मेरी थीम क्या थी? तो मेरी थीम थी मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करना था? डिक्रीज करना था। समझ रहे हो? सो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मुझे डिक्रीज करना है, तो आप ही मुझे बताओ कि इस कैपेसिटर के प्लेट के अंदर मुझे क्या डालना चाहिए? कंडक्टर मटेरियल डालना चाहिए या फिर इंसुलेटर डालना चाहिए? तो बताने के लिए तो यार लाइव आना पड़ेगा, बट मैं जस्ट इमेजिन कर लेता हूं कि आपको क्या डालना चाहिए? इंसुलेटर डालना चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर अब मैं क्या डालूंगा? इंसुलेटर, या फिर इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटर या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ आया? पता चल रहा है? ठीक है, चलो। सो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली, इंसुलेटर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। पोलर किसको कहता है? नॉन पोलर किसको कहता है? पोलर यानी जिसके अंदर पोल हो यानी क्या? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो। सो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों हो, उसको हम कहेंगे पोलर। ठीक है, और नॉन पोलर यानी क्या? जिसमें प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो, उसको कहेंगे हम नॉन पोलर। याद रखना, पोलर यानी क्या? जिसमें प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो, उसको पोलर, और नॉन पोलर यानी क्या? जिसमें प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड हो, उसको हम कहेंगे नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में क्या होती है? परमानेंट डायपोल होती है, और इसमें क्या होती है? परमानेंट डायपोल नहीं होती है। इसमें परमानेंट डायपोल होती है, इसमें परमानेंट डायपोल नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलर में आएगा बच्चों H2O, ठीक है, फिर हम लेंगे CO2, जिसमें प्लस और माइनस दोनों आए वो, और इसमें लेंगे H2O2। ठीक है, तो ये हो गया पोलर एंड नॉन पोलर। ये क्या है? तो ये बेसिकली है डाई इलेक्ट्रिक के टाइप्स। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो समझ आया? देखो क्या बोला मैंने आपको, फिर से एक फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि मुझे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, बट मैं बहुत बड़ी प्लेट लेके उसके बीच का डिस्टेंस कम नहीं कर सकता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका सोचो। तो दूसरा तरीके में मैंने क्या किया? तो मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल रखना है, बट वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाए? कम हो जाए। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाए तो वो कम कैसे होगी? तो मैं अगर चार्ज को कम कर पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे कम करना है, तो मेरे पास दो मटेरियल के ऑप्शन थे, एक था कंडक्टर, एक था इंसुलेटर। कंडक्टर को अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो क्या होता था? तो सपोज मैंने बाहर से 1000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, तो उसकी वजह से इंटरनली कंडक्टर के अंदर के साइड पे भी 1000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देते थे? कैंसिल कर देते थे। बट इंसुलेटर में क्या होता था? 1000 का लगाते ही वो 400 का अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लेता था, तो उसकी वजह से मेरे को नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिलता था? 600। मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पूरा जीरो हो जाता था, बट यहाँ पे जीरो ना हो के क्या हो जाता था? कम हो जाता था। और मुझे क्या करना था? इलेक्ट्रिकल फील्ड को जीरो करना था? नहीं, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करना था? डिक्रीज करना था। जो मैं किसकी वजह से कर पाया?
इंसुलेटर की वजह से करता है। अभी इंसुलेटर, चलो मुझे एक चीज तो फिक्स हो गया कि मुझे इंसुलेटर इसके अंदर रखना है, उसी को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के आते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक आते हैं बच्चे दो टाइप के, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, तो पोलर में प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट होते हैं, नॉन पोलर में प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, पोलर में जो होती है प्लस और माइनस सेपरेट होने की वजह से इसके बीच में डिस्टेंस होगा, तो इसमें डाइपोल बनेगी, इसमें डाइपोल नहीं बनेगी। सो पता चल रहा है, क्लिक हो रहा है। ठीक है, चलो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और आगे इसी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो और टेक अ स्नैपशॉट।